सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 28 नवंबर 2020, 28 नवंबर 2020 और एक्चुअली आज का जो दिन है वो महात्मा फुले जी जो उनका पुण्य स्मरण का पुण्यतिथि का दिन है, स्मृति दिवस है उनका। तो हमने संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे के उपलक्ष्य द्वारा जो हम लोग गत 2 दिन से मतलब 26 नवंबर से हमने यह जो संविधान की जो एक लेक्चर्स सीरीज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और व्हाटएवर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब भारतीय संविधान, उसकी मूल्य व्यवस्था और उसकी उपयोगिता, इस विषय पे जो हमने इस तरह से एक रेगुलर लेक्चर सीरीज 9 दिन की हमने जो रखी है। तो आज 28 नवंबर है, तो मैं आप सभी के उपस्थिति में और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है चित्रा लेले मैडम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एसएनडीटी आर्ट्स कॉलेज चर्चगेट मुंबई, इनके उपस्थिति में और बाकी जो मान्यवर है स्टूडेंट्स है उनकी उपस्थिति में सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको विनम्र अभिवादन करना चाहूँगा। इनका जो ये जो है एक पोस्टर जो है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ और हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी को विनम्र अभिवादन करते हैं। और आज उनके पुण्यतिथि के निमित्त में ही ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। सो स्पेसिफिकली भारतीय महिला और भारतीय महिला का जो उत्कर्ष है, विकास बोलेंगे या फिर एक स्पेसिफिक टर्म है एम्पॉवरमेंट के लिए। सो जिसको क्या बोलते हैं, एम्पॉवरमेंटला काय म्हणतात आपण हिंदी किंवा मराठीमध्ये? ओके. सो ये हमने सशक्तीकरण. सशक्तिकरण, सशक्तीकरण. यस यस, विमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। बिकॉज हाँ, सो विमेन एम्पावरमेंट ये सब्जेक्ट हमने आज रखा है। महात्मा फुले जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो काम था वो भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना ही था और भारतीय संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वो एक महिलाओं के हाथ में एक बहुत एक बड़ा पावर जो है, एक शक्ति जो है प्रदान की है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज हमारे बीच चित्रा लेले मैडम हैं। चित्रा लेले मैडम, चित्रा लेले मैडम आज आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इस विषय पे अपने जो विचार है वो सादर करेंगी, वो पेश करेंगी। And language would be Hindi and English. Chitra Lele madam, she is a HOD to Political Science Department, SNDT Arts College, Churchgate, Mumbai. काफी सालों से, I think 2008-9, right? 2008-9. So since 2008-9, she has been associated with SNDT Arts College and with Political Science Department. So उनका इस विषय पे बहुत ही अच्छा एक एक उनका एक उनकी पढ़ाई है, एक उनका स्टडीज़ है और रेगुलरली वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इस विषय के व्याख्यान जो लेक्चर जो है उनके रहते हैं। आज एक स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो व्हाट शी सेड कि आई नो चित्रा लेले मैडम, म्हणजे शी इज एसोसिएटेड विथ संबोधि करियर एकेडमी, सो शी मेट यू समवेयर एंड हाँ, शी इवन लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्पीच ऑन सम women related issue, so she is knowing you. सो एनिवे, वेलकम, आय वेलकम चित्रा लेले मैडम। चित्रा लेले मैडम, तुमचं मी स्वागत करतो। आपका मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज ओवर टू यू चित्रा मैडम। Our almost there are participants, 38 participants are now including you and me, and few participants are from north side, कुछ पार्टिसिपेंट जो है उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश से है और इवन यूपी से भी मुझे दिख रहे हैं जो रेगुलरली हमारे सेशंस 3 दिन से अटेंड कर रहे हैं। सो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो प्लीज चित्रा लेले मैडम। थैंक यू मंगेश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मंगेश सर ने कहा
हिंदी में बात रखनी है, पर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं शायद कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ वर्ड इधर उधर हो जाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि बात आप तक पहुंचा सकूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आज बहुत ही ऐप्ट दिन है कि क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले को हम नमन कर रहे हैं। मराठी में एक दो लाईन है की तुम्ही अक्षर गिरवलं आणि तुम्ही आम्हाला केलं साक्षर. तर काय म्हणतात त्याला, ज्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली त्यांच्याच स्मृतीला अभिवादन करून हे सुरू करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि मला असं वाटतं की विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, हे ज्यांनी खूप वर्षापूर्वी सांगून ठेवलंय ते विद्यादानाचं काम संबोधी अकॅडमी करते आणि लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा त्यांनी टाळं मारलं नाहीये. I must appreciate this. Yes, yes. Even if there is a lockdown, they have found out new ways and they are distributing whatever resources they have with them. Whether it is YouTube channel or free stations, and they are connecting with the students. Sir, this is really, really a motivating thing for the students who are really looking forward, and they don't know when exams are going to be held, when results will be out. So, holding their hand in this situation is really, really a good thing. And I think that's why you have the response all over India. So with these words, and thank you so much for giving me the opportunity so I could think the constitution from this point of view, and I could put forth some of my arguments. जैसे कि बात रखनी है भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण या सबलीकरण, ये दोनों चीजों को जोड़कर बात करनी है। एक तो संविधान की बात करने से पहले संविधान की ही बात क्यों कर रहे हैं, ये तो औचित्य हो गया कि संविधान दिन है, हम संविधान को अलग अलग जरिए से अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर महिलाओं के सशक्तिकरण में बात समझने के लिए संविधान समझना क्यों जरूरी है। तो मेरी एक सादी बात है इसमें कि अगर किसी भी इमारत को आपको बांधना है या कोई भी स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है, तो उसका बेस जितना स्ट्रांग होगा, जितना साउंड होगा, उतनी वो इंस्टीट्यूशन और उतनी वो बिल्डिंग सेफ और आगे के सभी हालातों को फेस करने में कामयाब रहने वाली है। ये कैसे पॉसिबल है? तो इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ लॉ। इन दिस वे आई एम आर्ग्यूइंग कि जो ये संविधान है, ये संविधान नींव रख रहा है, इसने एक फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क में यहाँ का कलेक्टिव लाइफ डिफाइन हो रहा है, उसके मीन्स एंड एंड्स डिफाइन हो रहे हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान समाज के विभिन्न भिन्न लोगों के बारे में, तबकों के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है और उनके लिए कौन सा एजेंडा या उनके लिए कौन से साधन मात्र, उनके सशक्तिकरण के लिए कौन से मार्ग अपनाने के बारे में, उसके विजन के बारे में ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है। मैंने फिर से वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, पर मैं फिर ये बात कहना चाहूंगी और पिछले 2 दिनों में शायद आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। डॉक्यूमेंट अब फिर भी दिस इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? because it is constantly being reinterpreted and interpreted by legislature and the judiciary. ये दोनों जिसको हम बोलते हैं कि जिस तरह से उसका रीइंटरप्रिटेशन किया गया, जिस तरह से उसके अलग अलग अर्थ सामने आ गए, उभर कर आ गए, उस तरह से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। उसके आजू बाजू जो कॉन्टेक्स्ट रहा है उसके साथ जिसने रिस्पॉन्ड किया है, दैट इज अ हेल्दी साइन। अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज हेल्दी साइन, क्योंकि जिस तरह से ये संविधान बना उस प्रोसेस को मैं भी उस प्रोसेस को भी मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी। उसका एक जरिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान परिषद जो रह चुका, उसके 2-3 पहलू मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। एक, ये डेमोक्रेटिक बॉडी था, सेकंड ये डेलिबरेटिव बॉडी था, एंड थर्ड इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसके ऊपर बहस चल सकती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे था, इलेक्शन कैसे हुए थे, वोटिंग राइट्स कैसे रिस्ट्रिक्टेड थे, बहुत सारी बहस हो सकती है। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज के विभिन्न विभिन्न तबकों के लोग, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं, अपना जो ओपिनियन है वो रख रहे हैं, और उसको सुनने के लिए, उससे
कुछ प्रेरित होकर बात रखी जा रही है, उसको अपोजिशन हो रहा है और एक ये माहौल में पूरा संविधान बन रहा है। मैं फिर से ये अंडरलाइन कर रही हूँ कि किस तरह से कोई चीज बनती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूटरी थिंग। जिस तरह से मेरे अलग विचार है, किसी और के अलग विचार है, पर हम सब इकट्ठा बैठ के जो एक राष्ट्र, नेशन बिल्डिंग का या स्टेट कंस्ट्रक्शन का जो एक ख्वाब सब वो टाइम पे लोग देख रहे हैं, उसके लिए हम इकट्ठा बैठ के कहाँ पे मुझे मेरा आग्रह छोड़ना है और कहाँ कलेक्टिव गुड के लिए इकट्ठा खड़े होना है, ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी ताकत है कि जो आज इस संविधान को भी जोड़े हुए है और उसको स्ट्रेंथन रखे हुए हैं। तो ये डेलिबरेशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है और ये डेलिबरेशन आज ऐसे लग रहा है कि डेलिबरेशन में दूसरे का सुनना, मेरे से जिसका किसी का ओपिनियन अलग है उसकी बात सुनना, उसको वो बात रखने के लिए जगह और रिस्पेक्ट देना, ये कहीं तो भी कम होता जा रहा है। हमारे पास बात रखने के जरिया बहुत सारे हैं, पर डिफरेंसेस को हम कैसे सुन रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं और अपनी पोजीशन कैसे समझा रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ये उसका बहुत स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट है, ऐसा मुझे लगता है। ये संविधान परिषद में अगर हम देखें तो लगभग 15 महिलाएं उसमें प्रतिनिधित्व कर रही थी महिलाओं का, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। और ये 15 महिलाओं का भी अगर आप सोशो प्रोफाइल देखें, सोशो पॉलिटिकल प्रोफाइल, तो वो अलग अलग सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत थी। उनमें से कई एक्टिविस्ट थी, कुछ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आई थी, उनमें से एक जमींदारी मुस्लिम बड़े फैमिली से आई हुई थी, या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी से भी कुछ महिलाएं थी। मैं ये क्यों बात बोल रही हूँ कि महिला एक होमोजेनाइज्ड कैटेगरी नहीं है। महिला माने कोई एक तबका नहीं है, उसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी है, उसके हर एक विमेन ग्रुप का अलग अलग डिमांड है और अलग अलग एम्पावरमेंट की जरूरत भी है। तो ये अगर हम बार ये नुआंसेस अगर हम समझे तो उस तरह के डिबेट हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मिलेंगे। तो ये जो 15 महिलाएं हैं उनके नाम तो मैं नहीं गिनवाऊंगी, आप पढ़ सकते हैं, या उनमें से जो आपको नाम पता भी होंगे, सरोजनी नायडू है, राजकुमारी अमृत कौर है, विजया लक्ष्मी पंडित है, फर्स्ट वुमेन सीएम सुचिता कृपलानी है, उसमें रेणुका रे है, बेगम रसूल जो है जो लखनऊ से है, वो बड़े जमींदारी फैमिली से है और काफी तरह से आर्टिकुलेटेड वुमेन है। उसके बाद अगर हम देखें उसमें तो हंसा मेहता भी उसमें है, लीला रॉय है, मालती चौधरी है। तो ये सब जो महिलाएं हैं वो उस टाइम की महिलाओं का आवाज है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाएं जिस तरह से आगे आई, जिस तरह से उनका पार्टिसिपेशन रहा, जिस तरह से 1999 से आगे महिला ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिस तरह से उन्होंने डिमांड्स रखे, तो ये सबका एक आउटकम आपको ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन में दिखेगा। मैं तो अभी सबके बारे में बात नहीं रख पाऊंगी, पर दो चीजों पर मैं बोलना चाहूंगी। उनमें से कुछ विमेन रिप्रेजेंटेटिव ने क्या मुद्दे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाए थे, ये एक दो पॉइंट्स में लेना चाहूंगी, और बाद में विमेन रिलेटेड कौन से इश्यूज, मेजर इश्यूज असेंबली में डिबेट हुए थे उस पर, और उस पर क्या हल निकला था, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव और बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी लेडी लगती है वो है राजकुमारी अमृत कौर। वो माइनॉरिटी कम्युनिटी फंडामेंटल राइट्स कमेटी के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने कई सारे ड्राफ्ट्स इन कमेटी के सामने रखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है, पढ़ सकता है। तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो 3 पॉइंट्स में मैं उनका कंट्रीब्यूशन बोलना चाहूंगी। उन्होंने फर्स्ट अपोज किया पोजेशन ऑफ आर्म्स के आर्गुमेंट में। उन्होंने बोला कि पोजेशन ऑफ आर्म्स विल बी अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी विच वी आर एमिंग एट। तो जिस तरह से हम अहिंसक समाज के बारे में सोच रहे हैं, उस समाज में किसी व्यक्ति के हाथ में कोई आर्म्स देना, जिस तरह से कई पाश्चिमात्य देशों में इस प्रकार का, वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार का माहौल रहा, इसको अधिकार के तौर पे देखा गया, उन्होंने ये कंसेप्ट को डिबेट किया है और उनको कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू किया है।
हम लोग जो आर्टिकल 14, 15, 16 में देखते हैं कि देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पूरा उसका रेस, रिलीजन, कास्ट आता है, उसमें जो जेंडर वर्ड आता है दैट इज एन इंटरवेंशन ऑफ राजकुमारी अमृत कौर। जब ये फंडामेंटल कमेटी बैठी थी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी बैठी थी और डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जेंडर क्यों नहीं रहेगा उसमें, व्हाई शुडंट बी सेक्स एंड जेंडर बी पार्ट ऑफ इट। तो उसके ऊपर डिबेट चला था और उस डिबेट, ये इंटरेस्टिंग डिबेट रह चुका है। और इस डिबेट में अगर हम देखें तो उसमें एक पोजीशन ये रही थी कि अगर महिलाओं को इक्वालिटी दे रहे हैं तो उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है, कई जगह पे जो रिजर्वेशंस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखी गई है, तो उन्हें हटाना पड़ेगा। और अगर वो हटाएंगे या फिर उनको वो सहूलियत देंगे तो उस तरीके की सहूलियत even men will demand and even such kind of discrimination should be there for the men। तो ये डिबेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरह से ये राइट टू इक्वालिटी में आप अगर देखो कि एक तरह ये इक्वालिटी का राइट कहता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वही आगे चल के प्रोविजंस ये भी बताती है कि अगर जरूरत पड़े तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उनके लिए कुछ सुविधाएं की जाए। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारा ग्रुप है जो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी में महिलाओं को शायद अभी फीस नहीं देनी पड़ती, उनके लिए एज रिलैक्सेशन आ गया है, या एमपीएससी में 1/3 रिजर्वेशन है कई सारे पोस्ट में। अगर ये हम पढ़े तो ये एक पॉइंट पे लगेगा कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है। इट इज नॉट गोइंग इन द debate in the letter of equality, but it is going in the spirit of equality। जो हम समता लाना चाहते हैं उसके प्रोविजंस के खिलाफ ये ऊपर तरह से दिखेगा, पर जो समता हम लोग लाना चाहते हैं, जो इतने सालों से कभी कंपटीशन में नहीं आई, तो उसको आगे लाने के लिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का स्टैंड इसमें हमको दिखेगा। और ये सारा डिबेट हंसाबेन मेहता और राजकुमारी अमृत कौर दोनों ने अच्छी तरह से बैटिंग किया है। वो जो फंडामेंटल राइट्स कमेटी के डिबेट्स अगर पढ़ने को मिले, सब कमेटी के डिबेट्स तो ओपन नहीं है, पर उसमें अगर ये डिबेट्स का वो पीरियड देखे तो हम लोगों को समझेगा कि ये दोनों ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको गाइड किया है। एक और मसला जो उन्होंने उठाया था, जो फंडामेंटल राइट्स को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें एक पॉइंट ये आया था कि जब भी कभी शादी का मसला आएगा तो उसमें विमेन एंड मेन बोथ विल बी कंसिडर्ड इक्वली और दोनों का कंसेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका एक पूरा ट्रेडिशन सोशल रिफॉर्म से जुड़ता है, जिस तरह से सती एंटी सती मूवमेंट आता है या विडो रीमैरिज आता है। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s, जहाँ पे मैरिज सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मैरिज सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें महिला को इक्वल राइट एस्टैब्लिश करने के लिए हंसाबेन मेहता एंड राजकुमारी अमृत कौर प्लीडेड कि इट शुड बी अ कंसेंचुअल। वहां पे महिला का भी कंसेंट होना जरूरी है। अभी तक हम देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, तो हाउ रेडिकल इट वाज। और ये दोनों वहीं पे नहीं रुक रही है, वो आगे जाके बोल रही है अगर दो लोग भिन्न धर्म से है या भिन्न भिन्न तबके से है और अगर वो फिर भी शादी करना चाहते हैं तो उसमें कोई तरह किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को कन्वर्ट होने का जरूरत नहीं है। दे कैन बी देयर इन देयर ओन रिलीजन एंड स्टिल दे कैन मैरी। तो ये मुझे बहुत रेडिकल लगता है कंसिडरिंग दैट एज, जो आज भी शायद पॉसिबल नहीं है। उसको अलग अलग तरीके से भी आज भी देखा जा सकता है, और समाज आज भी उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कंसिडरिंग दिस, ये उसमें रेडिकल एलिमेंट मुझे लगता है। और एक बात मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी, जब माइनॉरिटी कमेटी के डिबेट्स में राजकुमारी अमृत कौर अपनी बात रख रही है, तो वो बोल रही है कि माइनॉरिटी शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी। कि हर दम ट्रेडिशनल और लॉ ने वुमेन को सब्जुडिकेट ही किया है, क्या वो बोलती है कि औरत ही सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, तो उसके लिए उसको जरूरत नहीं है कि वो मेजॉरिटी की तरफ देखे सुरक्षा के लिए। तो ये मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट इधर दिखता है कि उसको अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना है, उसके लिए उसे एजुकेशन चाहिए, उसके लिए उसे राइट्स चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द राइट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, ये विमेन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे फंडामेंटल राइट्स के डिबेट्स में आता है। तो
ये मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एज ए एग्जांपल करके हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, उन्होंने क्या डिबेट किया और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। मैंने खाली एक एग्जांपल करके ये दिया है, बाकी के बारे में बात मैं नहीं करूंगी। और डायरेक्टली मैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाऊंगी और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तरफ जाएंगे। 19 नवंबर 1948, दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट डेट जहां पे बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। ये डिस्कशन था पर्सनल लॉज एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर एक मजहब का अपना अपना पर्सनल लॉ रहा है और उसी हिसाब से मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस उस मजहब के जो भी कोई सैंक्शनिंग टेक्स्ट या जो कोई लॉज रहे हैं, उनके हिसाब से इसका क्या बोलते हैं उसका अ, इसका डिसीजन बनता आया है। इट इज नॉट कवर्ड अंडर द लॉ। तो ये जो पर्सनल लॉज थे, तो उसको बड़े तरीके से अपोज किया गया, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम लीडर्स अपोज्ड इट। उनको ये इंटरवेंशन लगा। अगेन रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द पार्टीशन हैज टेकन प्लेस, minorities are bit threatened about what would be their existence in a new coming nation state. So in this context, it has been seen as an intervention. एंड फिर इसके कॉन्ट्रास्ट में, नॉट कॉन्ट्रास्ट में, इसकी इस डिमांड को आगे रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आता है और फिर उसको नॉन जस्टिशिएबल राइट्स में, यानी जिसको हम किसी न्यायालय में खींच कर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकते या उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, इस तरह का से डायरेक्टिव काइंड ऑफ फॉर्म में स्टेट को एक तरह की सूचना मार्गदर्शक के फॉर्म में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा जा सकता है। यहाँ पे कोड बिल लाने का एक बहुत ही बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। सल्यूट टू हिम फॉर दिस वर्क, बट इट हैज नेवर बीन रिकॉग्नाइज्ड। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ दिस कोड बिल्स। पर अनफॉर्चुनेटली इसको हिंदू कोड बिल कहा गया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस प्रोविजंस हैज बीन कवर्ड एंड रिलेटेड विद द हिंदू रिलीजन। पर अगर इसको हम ला सकते तो बहुत बड़ा फैसला वो टाइम में हो सकता था। पर फिर भी हम लोग बोल सकते कि ये एक इम्पोर्टेंट डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहा, जिसने महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिला एम्पावरमेंट के बारे में संविधान में उसके ऊपर डिबेट हो गया। मैं यहाँ पे बात क्या अंडरलाइन करना चाहती हूँ, यहाँ पे महिला को इंडिविजुअल या फिर एक कम्युनिटी के बजाय उसको लार्जर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखकर उस कम्युनिटी गुड को मेंटेन करने के लिए उसका जो कोई राइट्स का राइट था वो छोड़ दिया गया। जैसा कि हम लोग ने आगे शाहबानो केस में देखा है। शाहबानो केस पता है कि मुस्लिम विमेन जिसने अपने डिवोर्स केस में कुछ मेंटेनेंस की मांग की और फिर वो पार्लियामेंट में गया और फिर पार्लियामेंट ने भी उसको इस तरह से पर्सनल लॉ का इंटरवेंशन मान के कोई उसमें जस्टिस विमेन के साथ नहीं हुआ। So what I'm trying to argue here is women is not being considered for the justice, but her interest and her rights has been sacrificed for the larger good, for the larger ये करके कि नहीं अभी नहीं उसके ऊपर बात करेंगे, नहीं अभी पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट है, इसको कैसा रिस्पॉन्स आएगा नहीं देखेंगे और कोई किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, सब अच्छा अच्छा मेंटेन करना है। तो ये संविधान में भी नहीं, असेंबली में भी नहीं रखा गया ये बात को, और अभी प्रोसेस में भी उसको सपोर्ट नहीं मिला। तो ये बस एक बात मैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहना चाहती हूँ। अभी सीधे चलते हैं संविधान की तरफ और देखते हैं कि संविधान में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। मैं मंगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी, उनको एक किसी उत्साही कैंडिडेट ने आर्टिकल शेयर Yes. किया है, जिस वजह से मुझे पीपीटी का टाइम नहीं भी मिला और मैं कर भी नहीं पाई। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट हिम इफ यू कुड शेयर दैट Yes, आर्टिकल yes, yes, नंबर्स, इट वुड बी इजियर फॉर। yes. इस संविधान की बात रखते हुए मैं 5 तरीकों से इसको रखना चाहूंगी। संविधान में प्रियम्बल या उद्देशिका में महिलाओं के संबंध में क्या कहा गया है, सेकंड फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है,
जिसको मार्गदर्शक तत्व कहे गए हैं, डीपीएसपी कहा जाता है, उसमें महिलाओं के बारे में हम क्या देख सकते हैं। रिसेंटली एडेड जो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, और एक मिसलेनियस जो बाकी के पूरे संविधान में फैला हुआ है, अगर उसको हम जमा करें या उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कह दूं तो मैं उसको पॉलिटिकल राइट्स कहना चाहूंगी या civic rights कहना चाहूंगी, but precisely it would be a political right because it is more related with the voting, representation and the reservation. So this is I'm these you can see on the screen the articles which are there in the Indian Constitution. I am classifying them into 5 categories: preamble, fundamental rights, DPSP, fundamental duties and political rights. So now let's see it in details. प्रियम्बल क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि प्रियम्बल ही डिफाइन करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लॉज बनेंगे, और अगर कोई किसी लॉ के बारे में अगर रीइंटरप्रेट करना है या जुडिशियल एक्सप्लेनेशन वहां से आता है तो उसका एक मेजर रेफरेंस ये प्रियम्बल या उद्देशिका रहता है। उसमें 3 जगह पे हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं महिला, विमेन ऐसा नाम नहीं मिलेगा, पर हम लोग को वो रीड करना पड़ेगा, और वो अगर हम रीड करेंगे तो मुझे वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिखते हैं। फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज एन अगेन एम्पावरिंग थिंग, पीपल लिखा है, वी द मेन ऑफ इंडिया नहीं है। ये हो सकता था, आप देखो ये कौन सा पीरियड है, उस पीरियड में सेफरेजिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, राइट टू वोट के लिए लोग रास्ते पे उतर रहे थे, और जिस अमेरिका की बात चल रही थी वहां पे भी दिस मेन इज वेरी मच देयर, द मेन शुड हैव दिस राइट। तो इसके कंपेयर में विमेन पीपल के कैटेगरी में आती है, इट इटसेल्फ मींस शी हैज बीन ट्रीटेड as equal as men as a citizen. This is something very important. तो वहां से एक एम्पावरमेंट उसको मिलता है, शी इज इक्वल, शी इज नॉट अ सेकेंडरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट उसमें आता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इंश्योर किया है, अगर हम उसका एक लिस्ट पढ़े तो उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, उसका सीक्वेंस देखिए, इसका सीक्वेंस देखिए, इसमें जस्टिस इज एट द टॉप, पहले जस्टिस लिखा है, लिबर्टी नहीं लिखा है, पहले जस्टिस लिखा है, फिर लिबर्टी लिखा है, और फिर इक्वालिटी लिखा है। तो अगर हम इस तरह से पढ़े तो एम्फसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ब्रिंग द जस्टिस। जहां तक जिस तबकों तक न्याय नहीं पहुंचा है, सामाजिक न्याय की बात नहीं चली है, वहां तक पहुंचना इसका एक जरिया संविधान है, एक जरिया लिबर्टीज है, और उसका लार्जर एम इक्वालिटी लाना है। तो इस ऑर्डर में अगर हम उसको पढ़े तो ये समझने की कोशिश हम कर सकते हैं कि लॉज कैसे रहेंगे और उसके बेनिफिशियरीज कैसे रहेंगे। इक्वालिटी में भी मुझे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड दिखते हैं, प्रियम्बल आप पढ़िए, उसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम जब रिजर्वेशन की बात करेंगे, महिलाओं को क्यों रिजर्वेशन चाहिए, क्यों उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने के लिए है। तो अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो हमको रिजर्वेशन जैसी बातों को सपोर्ट करना चाहिए। तो यही लॉजिक आगे एक्सटेंड करके हम बोलेंगे मैटरनिटी लीव जो है, वो मैटरनिटी लीव प्राइवेट सेक्टर में भी क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में महिला पुरुष नहीं बन जाती, वो महिला ही रहती है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी महिला महिला ही रहती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को शायद 2 साल की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट सर्विस के बाकी महिलाओं को 6 महीने का मैटरनिटी लीव रहता है, और प्राइवेट में जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सको उतना। So I think in this competition, women has not been seen as an individual, but she has been seen as a person who is at race, who is at in competition with someone. तो उसको उसका womanhood protect करते हुए as an individual respect करने के लिए ये maternity leave is an important provision, और ये provision हमको इस status and opportunity के equality के यहाँ से मिलती है। It empowers her to give this right. ये उसका दूसरा मेरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट, फ्रेटर्निटी, हम जब फ्रेटर्निटी बंधुत्व की बात करते हैं तो वहां पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है। ये मैं अगेन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ कि इंडिविजुअल पूरे कलेक्टिव में, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, इसमें इंडिविजुअल कहीं तो भी ब्लर होता है,
या फिर उसको कुर्बान करना पड़ता है, पर आप समझिए कि उस इंडिविजुअल को अपने पैरों पे खड़ा करने का अधिकार संविधान दे रहा है और बोल रहा है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उसको कलेक्टिव के सामने सैक्रिफाइस नहीं करना है। हमारे समुदाय की क्या बोलते हैं सन्मान, आमची संस्कृती रक्षक ही आमची बहीण आई माता असं म्हणायच्या विरोधात तुम्हाला एन्करेज संविधान कुठे देतं, तर ते डिग्निटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल मध्ये देतं. I'm sorry, I went on to Marathi. What I was trying to argue is when you are saying that when you personified women as a dignity or your pride of a particular community, जैसे take an example of सती. सती सती में वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको एक उसका कल्चरल क्या बोलते हैं कल्चरल पर्सनहुड देखती है वुमेन में, और उसकी अगेंस्ट एंकरेज कहाँ पे मिलता है कि व्हाट इज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, उसमें उस लड़की का क्या राय है, उसको नहीं जाना है सती। तो ये एंकरेज कहाँ से मिलता है, वो एम्पावरमेंट का वो एक बड़ा एंकरेज जो है वो प्रियम्बल में है। तो मुझे ये तीन मुद्दे लगते हैं जो प्रियम्बल से हमें लेने चाहिए, जो पकड़ के रखने चाहिए। और जो बात प्रियम्बल पे शायद कालीचरण सर ने भी की होगी, तो मैं और इस पे एलाबोरेट नहीं करती हूँ, आगे चलती हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर करने बाकी है। तो उसमें मुझे लगता है कि प्लीज अंडरस्टैंड अगेन दैट दिस प्रियम्बल एंश्योर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इट इज नॉट जस्ट हैपेंड दैट जस्टिस हैज केम फर्स्ट. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की ऑर्डर ऐसे ही नहीं आई, मन में आया तो जस्टिस पहले लिख दिया और फिर लिबर्टी लिख दिया, नहीं, इट इज बाय चॉइस. आप पढ़िए कि जस्टिस पहले आता है, लिबर्टी बाद में आता है, बाद में इक्वालिटी आता है. ये ऑर्डर उस हिसाब से है जिस हिसाब से हम लोग को अपने गोल्स अचीव करने हैं. So this is regarding the preamble, the first point which I want to cover. Now, second important factor is fundamental rights. ये फंडामेंटल राइट्स में मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ पढ़ा था, बट एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि मूलभूत अंधेरे से मूलभूत अधिकारों तक कोई चला है तो वो संविधान चला है. Righting fundamental wrongs with fundamental rights. This is what fundamental rights have done. Writing, it is not WRITING, it is RIGHTING. That is writing, right and wrong and rights. So if you could read this sentence, it is very empowering and I liked it very much. So अगर हम इस बुनियादी अधिकारों की बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने उसमें से 2-4 बातें असेंबली के डिबेट्स के कॉन्टेक्स्ट में की है. तो थोड़ा आगे चलते हुए जल्दी जल्दी में 2-4 बातें देख लेते हैं. एक, राइट टू इक्वालिटी में लिखा गया है कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इसमें भी अगर आप देखो तो कुछ प्रोसीजरल डिफरेंसेस आए हैं, स्पेशली वुमेन मूवमेंट्स के इंटरवेंशन के बाद. मैं लॉ, लीगल डॉक्यूमेंट और मूवमेंट इन तीनों को जोड़कर बात रख रही हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ है. जैसे किसी मर्द को उठा के लेके डाल सकते हैं, जैसे पुलिस उठा के लेके जा सकती है तो किसी औरत को भी लेके जा सकती है, पर नहीं, प्रोसीजरली उसमें डिफरेंस आता है. या मूवमेंट के बाद, इंटरवेंशन के बाद आया कि शाम के बाद किसी भी औरत को अरेस्ट नहीं होगा. अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट के दौरान एक विमेन कांस्टेबल होना चाहिए. ये तो फिर कोई उठ के कहेगा कि ये क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, इसमें तो डिफरेंसेस है. तो अगेन हम लोग वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का वो आर्ग्यूमेंट देखेंगे जहाँ पे हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि ये डिस्क्रिमिनेशन जरूरी क्यों है. अधिकतम इक्वालिटी लाने के लिए ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड नॉट ट्रीटिंग नॉन इक्विटेबल नॉन इक्वली. जैसे कि सम लोगों को समान तरीके से ट्रीट करना और विषम लोगों को विषम तरीके से ट्रीट करना ही समता लाने का एक जरिया हो सकता है. इसलिए ये कुछ प्रावधान जो महिलाओं को लक्ष्य में रखते हुए किए गए हैं. एक बड़ा डिबेट मेरे ख्याल से हम लोग को समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में देयर शुडंट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ये आपको कहाँ जोड़ेगा. देखिए, आप लोगों ने हाजी अली में विमेन प्रोटेस्टर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात सुनी होगी. शनि शिंगणापुर में मंदिर में एंट्री करने के लिए बात रखी गई क्योंकि वहां पे महिलाएं नहीं जाती. या फिर अयप्पा टेम्पल का सत्याग्रह आपने सुना होगा कि महिलाओं को वहां अलाउड नहीं है.
तो उसके खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट चली। तो मेरे ख्याल से ये सब मूवमेंट को एम्पावरमेंट कहाँ से मिला, तो उसको ये फंडामेंटल प्रोविजन से मिला कि सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, वो महिला है करके वो उस जगह पे नहीं जा सकती। तो मेरे ख्याल से ये एम्पावरमेंट का थ्रेड आप देख सकोगे। फिर आगे जाकर आर्टिकल 15.2, 15.3, 15.4 आप पढ़ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। मैं सीधा चलूंगी आर्टिकल 16 के पास, जहां पे लिखा है कि नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अभी देखिए, मैं दो चीजें रखना चाहूंगी। एक, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग ने देखा कि क्यों रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन क्यों है, फीस में क्यों कटौती की गई है, क्यों आरक्षण या रिजर्वेशन की भी बात चलती है, तो वो हमने देखा। पर एक कुछ जुडिशियल केसेस ऐसे हैं, स्पेशली मुथम्मा केस बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना होगा। शी इज एन आईपीएस, सॉरी, इंडियन Indian IFS, sorry, she's a IFS. She's an Indian Foreign Service candidate, and उसको promotion deny किया गया था because she got married. फिर एयर हॉस्टेस का नरगिस मिर्जा का केस आपने सुना होगा, जस्ट बिकॉज शी गॉट प्रेग्नेंट, उसको नौकरी से हटाया गया। तो ये 1979, 78, 80, 81 ये पीरियड के ये केसेस है। ये केसेस को हमको कैसे रीड करना चाहिए? ये केसेस हमको बता रहे हैं कि अगर वुमेन एज ए इंडिविजुअल करके मुझे मेरा करियर बनाना है, तो मुझे मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, इसका चॉइस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे शादी कब करनी है, मुझे बच्चा कब चाहिए, और मेरी नौकरी या मेरी रोजगार की अपॉर्चुनिटी जो मुझे आर्टिकल 16 दे रहा है, उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। कोई आदमी शादी करके भी इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर सकता है, पर कोई लड़की शादी करने के बाद ये ज्वाइन नहीं कर सकती, या फिर उसको प्रमोशन डिनाई होगा। ये इक्वालिटी के चौखट में नहीं बैठ रहा था। तो ये जो जुडिशियल जजमेंट्स आए, वो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है। उन्होंने विमेन का इकोनॉमिक राइट एस्टैब्लिश किया, जो जिसका जिसको ये आर्टिकल 16 एम्पावर करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन हम लोग को उस हिसाब से पढ़नी चाहिए। पर मैं आगे जाके भी ये बात कहूंगी कि अभी जब प्राइवेट सेक्टर में 6 महीने का मैटरनिटी लीव महिला को दिया गया है, शी हैज बीन कंसिडर्ड सेकेंडरी। अगर 2 एप्लीकेशन आते हैं, तो मैं एज ए एम्प्लॉय सोचती हूँ, इवन इफ द मैनेजर इज अ वुमन, शी सेज कि यार इसको 6 महीने का छुट्टी देना पड़ेगा, आई डोंट वांट वुमन कैंडिडेट। इसको कैसे रिप्लेस करना है, ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान में प्रोविजन बनाना एक बात है, उससे सोशल कॉन्शियसनेस को रेज करना, जिसको हम बोले ना सामाजिक उत्तरदायित्व को अच्छे से समझना, ये दूसरी पहल होनी चाहिए। तभी ये एम्पावरमेंट का जो गैप है वो कम होगा। तो ये मेरा अगला मुद्दा था। अभी अब जो रिसेंटली आर्टिकल ऐड हो गया है, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये यहीं रखकर बात नहीं छोड़नी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखना चाहिए। इसी के अंडर से प्रावधान आ गए कि लड़कियों को 12 तक फी माफी है, उनको साइकिल्स दिए गए, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पास और अदर सुविधाएं मुफ्त की जाती है। अभी मुंबई में भी आप देखो तो लड़कियों को इवन हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बहुत कम रेट में रेलवे के पासेस मिलते हैं। और उसी में आगे जाके ये भी प्रावधान आ गया कि हर स्कूल में कम से कम एक महिला टीचर होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वॉशरूम्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, एक पर्टिकुलर किलोमीटर के एरिया में स्कूल होना चाहिए। तो इस तरह के प्रावधान अगर हम देखें, तो ये एम्पावरमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन की इस धारा से आता है, ये हम पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आगे चले जाए, तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, महिलाओं का ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी रैकेट हम लोग कह सकते हैं। तो उस हिसाब से स्पेशल लॉज भी बने हैं, और ये लॉज बनाने का एक बड़ा फ्रेमवर्क फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 23 ने हमको दिया है। तो अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ तक हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। अभी आगे चल के देखते हैं कि हर चीज फंडामेंटल राइट्स में देना मुमकिन नहीं था और पॉसिबल भी नहीं था। तो जो आश्वासन हम लोग जस्टिफिएबल नहीं कर पाए, उनको हम लोग ने एज ए गाइडलाइंस करके स्टेट को बताए। तो स्टेट को जो गाइडलाइंस के फॉर्मेट में बताए गए आर्टिकल्स है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
इसमें अगर हम पढ़े तो इक्वल राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एडवाइस टू वुमेन, या फिर हम अगर देखें देयर शुड बी ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैटरनिटी बेनिफिट या महिला को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ये सही, बिल्कुल सही बात है। एक मैं बात इस पे करना चाहूंगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो ऑन पेपर है, ये गाइडलाइंस में भी आ गया। हम सभी ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सुनी है, उसकी बात सबको पता है, पर उसमें भी भेद कैसा होता था। अभी तो फिलहाल वो बात विमेन मूवमेंट ने उठाई, कई सारे संगठनों ने ये बात आगे रखी, तो अभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग को ध्यान में आएगा कि जैसे कोई कुआं खोदना है तो खुदाई का काम अगर मर्द लोग कर रहे हैं तो उनको एक तरह का पेमेंट दिया जाता था, और अगर वहां पे डाले हुए खुदाई से जो निकल रहा है, जो पत्थर है, मिट्टी है, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने का काम अगर औरत कर रही है तो उसका पेमेंट अलग है। वो बेचारी पूरा दिन से वो मिट्टी कंकड़ ढो रही है, उसको शायद उस दिन का 100 रुपया मिलेगा, और खुदाई का काम करने वाले मर्द को 500 रुपया मिलेगा। उसमें डिफरेंट तरह का लेबर है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट विच वी सी, वी नीड टू अबॉलिश दैट। और फिर ये मनरेगा में उस तरह का बदलाव आया। फिर महिला को काम पे जाने के लिए उसको उसके बच्चे का भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो ये देखते हुए ये प्रावधान बना कि अगर उसमें से कई सारे बच्चे हैं तो उस रोजगार हमी योजना में किसी एक औरत को उन बच्चों को देखने का ही काम सौंपा जाएगा, और इट विल बी ट्रीटेड एज अ पेड वर्क। तो ये चेंजेस कहाँ से आए? ये एम्पावर करते हैं। अगर मेरे बच्चे हैं, मैं काम पर भी जाना चाहती हूँ, काम पे मुझे अभी लेक्चर देना है तो मुझे मेरे बच्चे का भी कुछ करना पड़ेगा, उसको कुछ एंगेज करना पड़ेगा। आई कांट लीव हिम कि तू तुझे काही पड़ मला लेक्चर द्यायचंय। दिस कांट हैपन। तो इफ दिस इज अ रियलिटी, तो ये रियलिटी में एम्पावरमेंट कब होगी? जब मेरा ये कंसर्न भी एड्रेस होगा। तो जस्ट प्रोविजन इक्वल पे का करके नहीं होगा, इक्वल पे का प्रोविजन हमको एडमिनिस्टर्ड करने के लिए उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को जो जुड़े हैं इसमें, मैं उन लोग को भावी आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो संविधान के वर्ड्स और लेटर्स को कौन से स्पिरिट में पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि लिखा क्या गया है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो थोड़ा शायद वेग लगेगा। पता नहीं, मंगेश सर बाद में फीडबैक देंगे कि कहाँ पे चली गई थी गंगा बहते बहते। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कंसर्न, जो करंट इश्यूज आ रहे हैं, उसको मैं संविधान के डिबेट से कैसे जोड़ूं। तो No, मेरे ख्याल से you are on very much right track, and it's a very nice and different interpretation. It's not. okay, हाँ, हाँ. I hope I'm not moving here No, and no, there. no, no, not at all. Hmm. Yes, thank you. So, yeah, so तो ये जो बात थी, तो ये इस तरीके से अगर हम उसको देखें तो इस तरह के बदलाव लाने चाहिए, और ये जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अभी आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज रिसेंटली ऐड करना पड़ा, ये भी हम लोग को समझना चाहिए था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने नहीं डाले थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम अपनी जिम्मेदारी लेके रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी लिखवाने की जरूरत नहीं है। पर अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि अब किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये भी, इसका भी शायद लॉ आ गया। अभी आपने सुना होगा तो शायद मंगेश सर मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि लातूर म्यूनिसिपालिटी में ऐसा लॉ आया है कि वहाँ के Yes, yes, yes. कर्मचारियों को अपने बूढ़े माँ बाप का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो उनका डायरेक्टली सर्टेन पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, सॉरी, इनकम विल डायरेक्टली गो टू देयर अकाउंट। अगर मैं मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप का नहीं देखभाल कर रही हूँ, तो मेरा सैलरी का एक हिस्सा डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लिखवाने की जरूरत क्या है? पर जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कम होता है, जब ये समाज अपने इस जिम्मेदारी से पीछे हटता है, तो उसको लिखवाना पड़ता है। बेटे को अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लो, ये इसका कायदा करने का जरूरत क्यों है? दिस इज शेयर नॉनसेंस। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट दिस इज शेयर नॉनसेंस। अगर ये आर्ग्यूमेंट हम लोग बाय करते हैं, आप मेरे साथ इसके साथ खड़े हैं कि नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी लेना अपना कर्तव्य है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से
ये आर्टिकल क्यों लिखवाना पड़ा कि रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन के डिग्निटी को हानि पहुंचाए उस तरीके से कौन से भी कार्य को विरोध हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में बताने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग शुडंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। देयर आर सम मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच हैव टू बी देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ। आई एम सॉरी, मैं फिर भी यहाँ से शायद मेरा ट्रैक अलग हो रहा है, पर जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बात करते हैं कि उनको धम्म क्यों चाहिए, ये समाज के नैतिकता को जोड़ के रखने के लिए चाहिए। वो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, वो धर्म के कंसेप्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म का एज अ मॉरल वॉच समाज को जोड़े रखने के लिए उसका एक फ्रेमवर्क देने का जो उसका पोजीशन है वो मान कर चल रहे हैं। तो अगर हम ये बात समझे तो मेरे हिसाब से हमको फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम इस तरह से अपना बदलाव हम लोग का नहीं देखते। ठीक है, अभी और क्या और ज्यादा भी कुछ आ सकता है संविधान में, देखते हैं। तो दिस इज अगेन रिगार्डिंग विद द फंडामेंटल ड्यूटी। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, और जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल राइट्स बोल रही हूँ, उसमें मैं 3 चीजों की बात रखती हूँ। एक है राइट टू वोट। इसके लिए हमारे महिलाओं को कोई क्रांति नहीं करनी पड़ी। एट द स्ट्रेच ऑफ वन स्ट्रोक दे रिसीव दिस राइट टू वोट। अगेन सल्यूट। वो इलिटरेट थे, उनको कुछ पता नहीं है, उनको क्या आएगा, वो कैसे वोट करेंगे, इस पे काफी बहस और चर्चा हुई। पर संविधान महिला को एक रैशनल इंडिविजुअल मानता है जो डिसीजन ले सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरीके से पूरा वेस्टर्न थॉट फिलोसफी और जिस तरीके से ये सब चल रहा था, उसमें महिलाओं को सेकेंडरी ट्रीट किया गया था। वो इमोशनल है, वो रैशनल नहीं होती, वो क्या चॉइस करेंगे, किसको इलेक्ट करना है, किसको वोट देना है। ये कॉन्टेक्स्ट में उसको वह कितवी तक पढ़ी है, अनपढ़ है, ये सब पीछे रखते हुए उसको वोट देने का अधिकार देना, ये क्रांतिकारी चीज। इसमें अभी कुछ सालों में तो दिखाई दे रहा है, रुझान दिखा रहा है कि विमेन वोटर्स आर कमिंग अप एंड दे आर वोटिंग, पर जो फ्री में चीज मिलती है उसकी अहमियत नहीं रहती। तो ऐसी ही चीज कुछ पहले पहले सालों में थी, अभी फिलहाल वो भी महिलाएं आगे आके वोट कर रही है। तो ये चीज को हम लोग को समझना चाहिए। और एक अनदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो यहाँ पे भी आपको लिखेगा आर्टिकल में, 243D एंड 243T। ये प्रोविजन महिलाओं को रूरल लोकल बॉडीज में और अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देता है। ये 33% रिजर्वेशन देता है। पर इसमें और एक गौर करने वाली बात है कि इसको खाली बॉडी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है महिला को। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें। एक, इसमें डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी रिजर्वेशन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डिसीजन मेकिंग पोजीशन में मैं क्या बोल रही हूँ। कि जैसे कि एक पंचायत में हम लोग बोले कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में हम लोग को 33% रिजर्वेशन मिला। जैसे कि उसमें 10 लोगों का हमारा जैसे कि गांव लेवल पे बना है, उसमें 3 महिलाएं रहेंगी, ये एक बात हो गई। पर उसमें सरपंच के पोस्ट में भी ये आरक्षण दिया गया। दिस इज अ डिसीजन मेकिंग पोजीशन। जो हेड है, जो इसको चला रहा है, जो मेयर है, या फिर अपने अर्बन सेटअप में मेयर आता है, तो ये पोजीशन में भी महिला को आरक्षण दिया गया। ये एक उसमें अंडरलाइन करने वाली बात है जो बड़ी कुछ जगह पे छूट जाती है। और दूसरी बात, इसमें महिला को आरक्षण देते हुए आरक्षण में आरक्षण दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कभी भी कोई आदिवासी महिला को कुछ लिखना नहीं आता, वो कभी सरपंच नहीं हो सकती। तो उसमें SC ST OBC का जो ये रिजर्वेशन का प्रावधान आया, उससे एम्पावरमेंट समाज के सबसे नीचे तबके की महिला तक जा रहा है। उसका परसेंटेज कम है, हम लोग को ये मानना चाहिए, परसेंटेज कम है, पर एक जरिया बना है। और ये जरिया ये 2 प्रावधानों से बना है कि एक, डिसीजन मेकिंग का पोजीशन में भी रिजर्वेशन दिया गया, एंड सेकेंडली उसमें हम लोग अगर बात करें तो आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण दिया गया कि महिला एक महिला नहीं है। मैंने ये पॉइंट को पहले से शुरुआत में भी रखा था कि कोई महिला नाम का एक गठ नहीं है, उसमें सब महिलाएं एक जैसी नहीं है। हिंदू मुस्लिम महिला का अलग अलग इशू है।
या फिर ओबीसी महिला, मराठा महिला, मराठी महिला, नॉर्थ ईस्ट की महिला, उसके हर एक के अपने अपने सवाल और चैलेंजेस अलग है। अगर उसको इंडिविजुअली एम्पावर करना है तो उसके चैलेंजेस हमको उस कॉन्टेक्स्ट में समझने चाहिए, और इसके लिए ये जरूरी है कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की बात की जाए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको देखें तो ये अगेन अ रेडिकल मूवमेंट। इसमें आपको शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जाते जाते मैं एक दो बात उसमें कहना चाहूंगी कि हम लोग जब अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, स्टेट और लेजिस्लेटिव के असेंबली के आगे चल के संसद में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमको वहां पे आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की बात उठानी चाहिए, तभी उसको रियल एम्पावरमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे जाके देखें उसमें तो दो चीजें दिखाई देती है इस आरक्षण के खिलाफ या इसको अपोज करने वाला ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखता है, और विमेन्स मूवमेंट में भी जो टूवर्ड्स इक्वालिटी करके बड़ा रिपोर्ट आया जिसने ये रिजर्वेशन की भी बात रखी गई, जिससे इसको इम्पेटस मिला और लोकल बॉडीज में ये आरक्षण आ गए, उसमें दो विमेन इंपॉर्टेंट लीडर्स रही है, फुलरेणु गुहा और मणिबेन कारा। उन दोनों ने वुमेन रिजर्वेशन को अपोज किया था, उन्होंने कहा था कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये मैं क्यों बात बता रही हूँ कि इसमें भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग बात करने वाले लोग हैं, फिर भी वो इकट्ठा आके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी मेरे पास कितना टाइम है मंगेश सर? अभी और 5 मिनट है, 10 नहीं बजे। नहीं, 15 मिनट्स, नो इशू। ओके, 15 मिनट्स। हाँ, नहीं, 15-20 मिनट्स, नो इट इशू। इज, हम टीचर लोग का आदत रहता ना कि एक ही टीचर 1 घंटा बकबक करेगा, को सामने वाला उसके कान बंद हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं। तो अभी मेरे को सामने वाले नो, कोई दिख नहीं रहा है तो मैं बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। तो मेरा थोड़ा उस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप बोर नहीं हुआ you है can कोई take मैं। your time. You can, if you like, because most of the things you have discussed, so you can take your time. It's not a problem. ओके ओके, तुम्ही उसमें तुमचा वेळ घेऊ शकता, म्हणजे 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, काही प्रॉब्लेम नाही. नाही, ठीक मी आहे. त्यातला लीगलचा पार्ट थोडा कमी करते, कारण तो लॉज मध्ये कव्हर पण नाही होणार. फक्त हे पंचायत राज मधला जो एक कॉमन कन्फ्युजनचा मुद्दा आहे, की त्याच्यामध्ये कुठल्या स्टेटची काय प्रोव्हिजन आहे. कारण जेव्हा आपण म्हणतो की स्टेट इम्प्लिमेंट करतं, सो देर आर 3 लेयर्स ऑफ स्टेट, लोकल बॉडी, स्टेट एंड सेंटर. अभी ये जो प्रावधान बना 73rd और 74th का, ये सेंटर ने बनाया. इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप समझो तो कॉम्प्लेक्सिटी इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ उसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, इसका 33% रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट सेंटर ने बनाया. दिस इज काइंड ऑफ अ गाइडलाइन एंड इट इज मैंडेटरी कि 33% होना चाहिए. पर उसमें कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, अगर लिस्ट है, आई गेस 7 to 9 states are there, those who have increased this reservation up to 50%. Exactly. ये 50% तक क्यों बढ़ा है? उनको वुमेन एम्पावर करना है कि वहां के ओबीसी पॉलिटिक्स को काउंटर चेक करना है? ये समझना जरूरी है. और इस हिसाब से अगर देखें तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बकरा बनता है. बकरा बनता है इन द सेंस इट इज नॉट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज अगेन, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, पर किसकी बेटी, किसकी बहू, किसकी बीबी आ रही है, ये उसमें इम्पोर्टेंट होना है. पर फिर भी मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखूंगी, और उसमें ये चीज देखूंगी कि अगर 100 महिलाओं में से 10 भी महिलाएं ऐसी आ रही है जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सक्सेस है, और ऐसा हो रहा है. तो इस हिसाब से मैं और एक बात करना चाहूंगी कि जैसे महाराष्ट्र का मुझे थोड़ा पता है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ. प्रोविजन हर तरह के अलग अलग है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सोशल मूवमेंट्स के फॉर्म में इसको एम्पावर, ये प्रोविजन को एम्पावर करने के लिए लड़ रहे हैं. क्यों लड़ रहा है कि 33% रिजर्वेशन दे गया, वुमन सरपंच बन गई, सब अच्छा चल रहा है? ऐसा नहीं है. उसके खिलाफ एंटी कॉन्फिडेंस मोशन आते हैं, और वो बहुत बार आ गए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है. तो ये इसको टैकल करने के लिए स्टेट लेवल पे इनैक्टमेंट होना, स्टेट गवर्नमेंट के रेजोल्यूशंस बनना जरूरी है. सिंपल सी बात देखिए, अगर स्टेट वुमेन सरपंच है तो फ्लैग होस्टिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीज उसके हाथों नहीं होती थी, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया, और अभी यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर वुमेन सरपंच है तो उसी के हाथों फ्लैग होस्टिंग होगा. अगर उसके खिलाफ एंटी कॉन्फिडेंस मोशन चलता है
तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। 6 महीने के पहले इस तरह का एंटी कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना एक बात है, उसको एम्पावर करने के लिए स्टेट को या एडमिनिस्ट्रेशन को उसके करस्पॉन्डेंट से रूल्स और सपोर्टिंग लॉज बनाना जरूरी है। ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक एम्पावरमेंट का प्रोसेस नहीं आएगा, और ये अचानक से नहीं होगा। और ये एम्पावरमेंट का ये प्रोसेस आते आते स्टेट पर दबाव डालना जरूरी है। और ये दबाव कहाँ से आ रहा है? ये दबाव सोशल मूवमेंट से आ रहा है। आजकल मूवमेंट्स कम होते जा रहे हैं। अगर मुझे मेरी बात रखनी है तो मेरे साथ 10 लोग भी खड़े नहीं हो रहे। आज खड़े रहेंगे, परसों नहीं खड़े रहेंगे, तो बात कैसे रखेंगे? तो इस हिसाब से सोशल मूवमेंट्स ये जस्टिस दिलाने का एक जरिया है। जिस तरीके से महात्मा फुले ने या सोशल रिफॉर्मर्स ने इस तरीके का मूवमेंट किया, या फिर डॉक्टर बाबा साहब ने भी जो बात कही, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, संघटित व्हा, दैट ऑर्गेनाइज इज अबाउट सोशल मूवमेंट। ये अगर बात हम नहीं समझेंगे तो एम्पावरमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर मुझे एम्पावर होना है तो मुझे मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। और अभी जिस तरीके से महिलाएं इकट्ठा हो रही है, जो वुमेन सरपंच इस तरीके से एंटी कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर चुकी है, वो दूसरी को बता रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में मैंने देखा है, महिला राजसत्ता आंदोलन काफी अच्छा काम कर रहा है, वो इस तरीके से जुड़ के काम कर रहा है। तो महिलाओं के साथ जुड़ रही है। फ्रैटर्निटी के बाद एक सिस्टरहुड का कंसेप्ट आ रहा है। तो अगर वो समझे तो ये जुड़ाव है जो फ्रैटर्निटी में रिफ्लेक्ट होगा, जहां पे हमने प्रियम्बल में बात की। तो ये जुड़ाव से ही एम्पावरमेंट आएगा। मैं मैं एक औरत तुम्हारे दूसरे औरत के खिलाफ खड़ी रहकर एम्पावरमेंट नहीं आएगा। और इसमें किसी भी पुरुष के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही है, उसको साथ लेके चलना है। ज्योतिबा झाले म्हणून सावित्री झाली, तर सावित्रीला ज्योतिबांना घेऊन जायचं, ते ज्योतिबांच्या विरोधात लढाई नाहीये. I'm sorry, I took this example because I assume that Savitribai Phule and Jyotiba Phule is a well-known example where they stood by each other. After Jyotiba, Savitribai Phule took his work further. So this is how we have to see, and this is how we have to see the empowerment concept. It is not decreasing someone's power to increase someone else. It has to be mutual. It has to be in hand. ये समझेंगे एम्पावरमेंट की बात इस तरीके से, तो फिर काफी सुविधा होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बात थी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में मुझे जो बात रखनी थी वो तो खत्म हो गई। पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ एनी लैंड, तो उसी चौकट में, उसी फ्रेमवर्क में डिफरेंट लॉज बनते हैं। तो अगर विमेन रिलेटेड लॉज देखें तो या फिर उसके विमेन के खिलाफ जिस तरीके से क्राइम केसेस आते हैं, उसको जनरली हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। एक जो इंडियन पिनल कोड की धाराओं की तरह आता है, और दूसरा कुछ स्पेशल एक्ट्स की तरफ आता है। तो मैं अभी क्राइम्स जो इंडियन पिनल कोड के अंदर आते हैं वो मेरे इस आज की डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो मैं छोड़ देती हूँ। आप सभी को पता है, आप सब लोग लर्नेड है। पर स्पेशल एक्ट्स की बात मैं जरूर करूंगी। स्पेशल एक्ट्स में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें विडो रीमैरिज एक्ट है, एंटी डाउरी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, सती है, बहुत सारे हैं। हर चीज पर बात हो सकती है। अगेन मैं चाहूंगी कि ये लॉज अचानक से नहीं बने हैं, लेजिस्लेचर ने अपने मन से आके कुछ कायदे नहीं बनाए हैं। हर बार समाज का प्रेशर बना है। 1960s के बाद विमेन्स मूवमेंट का प्रेशर बना है, शेतकरी मुवमेंट का भी प्रेशर बना है। लक्ष्मीचं घर, लक्ष्मीच्या दारी, जे घर बनेल त्याच्यावर बाईचं नाव लावा. या छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं these small things have forced to have the laws in favor of women. So these special acts which are concerning the women concerns, it's something which we have to consider when we are thinking about a women empowerment. मैं एक ही लॉ की बात करके छोड़ूंगी, रखने की कोशिश करूंगी। हाल ही में 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया। ये एक्ट में ये प्रोविजन है कि किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक वायलेंस या हिंसा जो भी विमेन फेस कर रही है उसको सपोर्ट दिया जाए। उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज तक का मानना, आज तक की महिला की धारणा वो केवल फैमिली या मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही थी। मुझे पता नहीं कि
आप में से ये डिटेल प्रोविजन आपने किसने देखी है या समझ इस फ्रेम में समझने की कोशिश की है? मैं ये इस एक्ट को रेडिकल इस तरीके से देखती हूँ या फिर वुमेन्स मूवमेंट का सक्सेस की तरफ से देखती हूँ कि केवल किसी वाइफ को ही इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, सिस्टर को भी प्रोटेक्शन है। शी कैन बी अ सिंगल वुमेन विदाउट मैरिज लिविंग इन अ फैमिली, इवन इफ शी इज फेसिंग अ वायलेंस शी इज प्रोटेक्टेड। ये फैमिली के सिंगल वुमेन को प्रोटेक्ट करता है और उस महिला को भी प्रोटेक्ट करता है जो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट, उसको लीगलाइज करके नहीं देखा जा रहा है, उसको हमने क्या बोलते हैं उसको माना नहीं है, उसको कोई मानने की जरूरत भी नहीं है। पर अगर उस फ्रेम में भी वुमेन को वायलेंस का सामना करना पड़ेगा तो उसको स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टेट हाथ ऊपर नहीं कर रहा है कि यार तुम फैमिली के इसमें नहीं हो, आप लिविंग रिलेशन में हो, आपके पास प्रूफ नहीं है ना कि आपका ये हस्बैंड है तो आपको ये तंग कर सकता है। ऐसा नहीं है उसमें। अगर वो वुमेन कंप्लेंट करती है तो वो कंप्लेंट एंटरटेन करना पडता है। माझ्यापेक्षा जे कोणी आपले पोलीस मधले मंगेश सर आहेत जे ऍक्च्युली ह्या पद्धतीचं काम करतात ते ह्याच्यावर जास्त चांगलं बोलू शकतील। बट सच काइंड गिविंग अ वुमन सच काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी कि ये मेरा चॉइस है कि मुझे शादी जैसे बंधन में एंटर होना है या नहीं होना है, तो मुझे मेरे डिसीजन में एज ए इंडिविजुअल स्टेट प्रोटेक्ट करता है। ये बड़ी बात है, ये एम्पावरमेंट है। तो इस तरीके से हमको ये लॉज को भी देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से मैं अभी यहीं पे रुकती हूँ, काफी मुझे जो टाइम मिला था वो मैं और नहीं खींच रही हूँ। पर इसमें टेक अवे क्या है, हम लोग ने आज के सेशन में क्या समझने की कोशिश की या मेरी क्या भूमिका से आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश रही, वो मैं कुछ समराइज करना चाहूंगी। एक, विमेन एम्पावरमेंट में विमेन का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना एक पार्ट है और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें कि उसको रिप्रेजेंटेशन तक ले जाना। ये दो पॉइंट्स हम कनेक्ट करें तो अपना रिजर्वेशन का जो डिबेट चल रहा है वो और पब्लिक प्लेस में वुमेन को एंट्री देने का मुद्दा हम जोड़ सकते हैं। ये पूरे एक प्रोसेस का ही भाग है, जरिया है, ये हम लोग को समझना चाहिए। और ये सब मूवमेंट्स या इस तरह की मांग खड़ी क्यों हो रही है, क्यों हो सकती है, क्योंकि उसका जो एक बेस है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो बहुत ही अच्छे ताकतवान बेस पे बना है। इफ यू हैव अ साउंड बेस ऑफ योर स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर विल succeed and strengthen and will remain for the law. This is what this constitution provides us. Secondly, important ये है कि expansion of concepts देखिए, expansion of concepts क्यों हो सका, क्योंकि संविधान ने महिला को एक किसी फ्रेम में नहीं देखा, उसने उसको एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन करके रिस्पेक्ट किया। तो इसी वजह से मेरी यहाँ की महिला जो है, जो इक्वल राइट टू वर्क मांग रही है, उसको शादी या बच्चा होना से रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहे। इसीलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऐसे आता है और वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उसको सस्टेन करता है और उसका एम्प्लॉयमेंट का राइट बचाए रखता है। तो ये एक्सपांशन ऑफ कंसेप्ट हो रहा है। उसके आगे जाके भी हम लोग ने उसका कंसर्न खाली गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रखा, जो मैटरनिटी का प्रोविजन प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सटेंड हुआ। ये हम मान रहे हैं कि अब बहुत सारी महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। उसका और एक एक्सटेंशन फर्दर क्या हो सकता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिला है, जो होम होम क्या बोलते हैं कि घरकाम करणाऱ्या महिला आहेत किंवा अनपेड खूप छोटी मोठी कामं करणाऱ्या महिला आहेत, उन तक ये एम्पावरमेंट का डिबेट जाए। ऐसा होगा कभी जो अपने घर पे कोई काम करने वाली बाई आ रही है, हम उसको मैटरनिटी लीव दे रहे हैं 6 महीने का पेड लीव, ये होगा? वो वुमेन नहीं है, उसको एम्पावरमेंट नहीं है, या उसका कुछ प्रेगनेंसी का प्रोसेस अलग है, उसको कुछ 1-2 महीने में वो खड़ी होकर काम करेगी? तो ये समझने वाली बात है। तो ये एम्पावरमेंट तब होगा जब ये अपने सबको तक जाएगा। तो ये एक बात उसमें कहनी थी कि इसमें एक्सपांशन ऑफ महिला को अलग अलग फ्रेम में देखना पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसको एक ही सीमित इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रखा। ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कहूंगी कि इसके आगे भी हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग मेन अगेंस्ट वुमेन, इसके आगे चल के हम जेंडर जस्टिस में जा रहे हैं, जहाँ पे हम सिंगल पेरेंटिंग, सिंगल फादर को भी लीव दे रहे हैं। वी हैव सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में, आई डोंट हैव टू नेम, तुषार कपूर,
करण जौहर और बहुत सारे नाम ले सकते हो आप, मेरे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं, आपको पता होगा। तो सिंगल पेरेंटहुड में फादर को भी ये लीव मिल रही है और हम आगे जाके पैटर्नल लीव के बाद लीव का भी क्लेम देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जेंडर जस्टिस तक जाने वाला रोड है और वही एम्पावरमेंट का रोड है। ये कोई उसमें आगे पीछे वाली बात नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये जो है, जो लास्ट में मैं बात करूंगी वो है रिप्रेजेंटेशन की, कि आरक्षण में भी महिलाएं आ रही है पर वो मिरर रिप्रेजेंटेशन ना रहे, महिला के लिए महिला ना रहे, उसमें से उसके जरिया से कितने सारे वुमेन कंसर्न्स को हैंडल किया जा रहा है, ये भी देखना जरूरी होगा। और इस हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, ये गैप रहेगा। और ये हम लोग को लाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि संविधान एक, इट इज लाइक बोलते हैं उसको कि परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो परफेक्ट तभी हो सकेगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट परफेक्टली करने का प्रयास करें। एक लास्ट में एक बात कहूंगी और रुकूंगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज में जब ये संविधान प्रोसेस के बारे में एक भाषण दिया था, उसके भाषण का जो क्रक्स है, वर्डिंग्स में वर्बैटिम नहीं बता रही हूँ, उसका आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि खाली इनैक्ट करके प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखने से एम्पावरमेंट नहीं होगा, ये एम्पावरमेंट तभी आएगा जब ये प्रोविजंस चलेंगी, जब ये सजीव ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ेंगी, फलेंगी फूलेंगी। और ये तब होगा जब सोशल और मॉरल कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी बनाया रह जाएगा। तो ये जिम्मेदारी अपनी है, संविधान हमने बनाया है, तो उसको बनाए रखना या उसको फेल सिद्ध करना अपने हाथ में है। तो अपने राइट्स जानने के बाद ही हम उसका डिमांड कर सकते हैं या उसकी ये बात रख सकते हैं। तो इस हिसाब से लोगों तक बात पहुंचाना, उनके राइट्स और संविधान के बारे में बताना, इसका एक बहुत बड़ा प्रयास संबोधि अकादमी और मंगेश सर कर रहे हैं। और इस प्रयास में मुझे जुड़ने का मौका मिला तो मैं उनसे काफी आभार मानती हूँ कि ये उन्होंने मुझे संधि दी कि इस हिसाब से मैं बात रख सकूं सामने, जो कुछ मेरे दिमाग में आए। तो विदाउट एनी इंटरवेंशन की ये चाहिए वो चाहिए, आप अपनी बात रख सकते हो, ये फ्रीडम भी दिया। सो थैंक्स to Mangesh sir and Sambodhi Academy, and thank you to all listeners. I hope you have something to gather and take back home. With these words I conclude. जो हिंदी में कुछ आगे पीछे हुआ होगा तो मेरे ख्याल से बात रखने के लिए जरिया भाषा है, जो बात पहुंचानी थी वो शायद पहुंच गई होगी। So thank you so much and बिल्कुल। Yes, yes. Thank you very much, and I express my gratitude towards you and this very enlightened speech. आज के इस सेशन में चित्रा लेले मैडम, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एसएनडीटी आर्ट्स कॉलेज चर्चगेट मुंबई में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सब्जेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पूरी तरह से मतलब इस सेशन में पूरी तरह से न्याय उन्होंने दिया है। ओके, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वुमेन मतलब इंडियन वुमेन को न्याय कब मिलेगा, जो न्याय की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कब एस्टेब्लिश होंगी, कब वो न्याय का जो प्रोविजन है फुलफिल होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर, मैडम ने इस लेक्चर को पूरी तरह से न्याय दिया है, क्योंकि चित्रा मैडम ने जो स्टार्ट किया था दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, मतलब उन्होंने राजकुमारी अमृता कौर और फिर बाकी जो महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका उल्लेख उन्होंने किया। फिर उन्होंने 1948 का जो पर्सनल लॉज एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात की, हिंदू कोड बिल की उन्होंने बात की, हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स है उनका जो कार्य था उसके बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में उन्होंने, उनके जो सेइंग्स थे, उनके जो कोट्स थे और उनकी जो अपेक्षा थी उसको भी उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। एट द सेम टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हुई है, जैसे मुत्तम्मा केस, नरगिस मिर्जा केस एयर होस्टेस की, मनरेगा की जो स्कीम वगैरह है उसके बारे में उन्होंने बात की।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में अलग-अलग संवैधानिक प्रावधान की वजह से, मतलब जो भारत के संविधान में प्रियम्बल से लेके प्रियम्बल, देन आवर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और अलग-अलग जगहों पे जो भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में जो अलग-अलग प्रोविजंस आए हैं, उन सभी का एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड वुमेन एज अ पर्सन, जो चित्रा मैडम ने जो इंटरप्रिटेशन जो किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। अल्टीमेटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वुमन के तरफ भी हमने किस कंपैशनेट अप्रोच से देखना चाहिए, और जेंडर जस्टिस की भी बात जो है वो मैडम ने की है। तो मैं समझता हूँ मतलब रिजर्वेशन के प्रोविजंस, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, काफी सारा, मतलब अभी मैं अगर रिव्यू इस लेक्चर का अगर रिव्यू लेने की कोशिश करूंगा तो मुझे और 15 मिनट्स लगेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वॉट एवर एफर्ट्स यू हैव टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो kudos to you, and I hope कि like those who participated in this session, अभी भी 50 प्लस लोग हैं इस सेशन में, और चित्रा मैडम इन दिस सेशन, like there are my students of Sambodhi Career Academy, they are very few, but there are persons, okay, there are people of India, we the people of India. So यस यस इस सेशन में मतलब हमारे पास अभी यहाँ पे मैं जैसे अर्नव एक लड़का है जो अभी उत्तराखंड से है, उसने पूरा सेशन अटेंड किया, 3 दिन से वो सेशन अटेंड कर रहा है। देन हमारी तन्वी है, वो हैदराबाद से 3 दिन से सेशन अटेंड कर रही है। और मूलचंद सिंह है जो आई थिंक जबलपुर के हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी 3 दिन से सेशन अटेंड कर रहे हैं। और मेरे जो फ्रेंड है डॉक्टर हेमंत त्रिपुड़े, जो रीजनल कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड के सोलापुर के, उन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया है पूरी तरह से। अच्छा हुआ आपने ये सब नाम बाद में बताया, पहले बताते तो मुझे टेंशन हो जाता कि मैं किन लोगों के सामने नहीं बात नहीं, कर रही हूँ। आई and होप आई even हैव नॉट even डिसअपॉइंटेड देम। I can see here Principal Meshram sir who attended this from Tiusa. He's a principal to a senior college, and then many persons are here, those who attended this session. So काफी सारे लोगों ने ये जो सेशन है महाराष्ट्र के अलग अलग, मतलब चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से है, कोई भंडारा डिस्ट्रिक्ट से है, कोई नागपुर डिस्ट्रिक्ट से है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, डॉक्टर मुजबी अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, अमरावती से अटेंड कर रहे हैं 3 दिन से लगातार सेशन। और काफी सारे लोगों ने, मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र से ये सेशन इन्होंने अटेंड किया है। और मैं ये बिल्कुल एश्योर, मतलब ये तो मुझे समझ, सारे लोगों का ये तो बिल्कुल ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि इस सेशन के माध्यम से कम हम लोग हमारे भारत के महिलाओं के प्रति जो एक उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने पहल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मैडम ने कहा, और मैं भी हमेशा कहते रहता हूँ, और हमारे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स ने कहा है, जैसे मैडम ने अभी डॉक्टर अंबेडकर जी का जो स्टेटमेंट कहा है सिद्धार्थ कॉलेज में, जो उन्होंने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी अ लाइव डॉक्यूमेंट, इट शुड नॉट बी, मतलब उसको मीनिंग तभी रहेगा जब वो चलते रहेगा, जब वो जीवित रहेगा, और जब उसके जो प्रोविजंस है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगे, तभी वो भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक के लिए, उस नागरिक में महिलाएं भी आती है, तो महिलाओं के लिए जो विशेष प्रावधान है या फिर जो विशेष एक्ट्स है वो जारी रहना चाहिए। उनको और तीव्रता से तीव्रता से उन सभी प्रोविजंस को जो इक्वालिटी की तरफ है, जस्टिस की तरफ है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी की तरफ है, उसको किस तरह से गतिमानता के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए स्पेशल मोमेंट, उसके लिए स्पेशल प्रो वुमेन मूवमेंट चालू होना। और जैसे मैडम ने एक बात भी कही कि हमारे यहाँ पे अभी सोशल मूवमेंट ही नहीं दिखती है, तो बिकॉज व्हाई, मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाई कि हम लोगों का जो सेंसिटाइजेशन जो है या सेंसिटिविटी जो लेवल है वो शायद कम हो गया है। तो वी नीड टू इंक्रीज अवर सेंसिटिविटी आल्सो टुवर्ड्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स दोज हु अटेंडेड दिस स्पेसिफिक सेशन। और जैसे कि हमारे सेशंस 4 दिसंबर तक चलते रहेंगे, जैसे ये आज का वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन हुआ है, तो वैसे हमारे साथ अभी यहाँ पे लोकरे सर यहाँ पे जुड़े हैं, हु इज इन्होंने भी मैडम लोकरे सर ने भी आज का पूरा सेशन अटेंड किया। माय एंड
एंड लोकरे सर इज डेप्यूटी डायरेक्टर, नागपाल लोकरे सर अपेडा में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वो हैदराबाद में काम करते हैं। और इनकी छोटी सी बच्ची है जो अभी 9th में है, लेकिन शी इज अ स्टूडेंट ऑफ संबोधि करियर एकेडमी नाउ। ओहो, ओके, एंड हर एम इज टू बिकम आईएएस ऑफिसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो अभी से वो संबोधि के मिशन के साथ जुड़ी है। she's Tanvi or someone. I could see someone is taking notes constantly. I don't know. यस यस, Anyway, तन्वी, she यस had तन्वी। messaged as well. She had something to ask. पण हाँ मला माहिती नाही की आता वेळ आहे की नाही आपल्याकडे परत तन्वी, यू डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, I want to ask a question. हाँ, जस्ट ओके, आस्क, नो इशू। Ma'am, I would like to ask you that although we have all the provisions from for the women in our constitution, but now also all the men, I don't mean to say all the men, but some men think that women are not at par of men. मीन्स उन्हें अभी भी लगता है कि जो वुमेन है वो हमारे इक्वल नहीं आ सकती, वो अभी किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो हमारी बॉस भी हो, पर वो हम मीन्स वो जेंडर के इसमें हमसे छोट, मीन्स उसकी लेवल कम है। ओके मैडम, you have opportunity to prove it wrong. यस बहुत सारे मेन क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, देश क्या चलाएगी। यस यस। वो कहाँ है सुनने का, छोड़ देने का। yes yes, हाँ। So anyways, it's really a enlightened session. My friend Dr. Hemant, he has given a very good appreciation, and many of the people, they have appreciated. Okay, I so started reading bit late. I should have read it. no. So many of the Dr. Hemant Tirupode, it was very enlightening to hear you, madam. So like appreciating words have been expressed by participants. Dr. Hemant, you want to say something? Yeah, Mangesh. Yes, please. Chitra madam, Yes, sir. I just want to share whatever you have just expressed and very rightly integrated the provisions, the constitutional provisions in the preamble to the provisions in the articles, their translations into laws and the implementation of the laws. Means unless and until this journey is completed to the applied aspect, to its implementation aspect, there is no meaning to the provision which has been enshrined in the constitution or in the preamble. So just want to share that 2 days before in Solapur, I got an input that there are more than 150 women workers who are working in that Lijjat Papad, Mahila Gruh Udyog, at a particular place. However, they are not protected by any labor laws and they are not extended any of the state government or central government laws. Just 2 days before, I received a WhatsApp message so as to verify its credentials. I just yesterday sent my inspector along with one official, and that information was found correct. And really, there were more than 150 women working in that place. And you might be knowing these are, it is not a factory place as such. These are home workers, like those female workers who are rolling bidis, working in BD industries. Women workers who are working in BD industries, they will be doing their work by sitting at home. In the same way, most of these workers who are working in the Lijjat Papad or this Mahila Gruh Udyog, they are also working at home. But few decades earlier, prior to few decades, they were not given the status of industrial workers. Okay. Even the BD rolling workers, they were not given the status of workers, and that's the reason they were not extended any central or state labor laws. But 20 years before, Supreme Court gave a very beautiful judgment and said that no, these workers, these females, these women, they are doing the same work as which was expected from them in a factory, in an industry.
The only thing is that their place of working is different. Instead of working in that factory premises, they are working in the home. And the difference in place of working should not deprive them from any of the labor law. And accordingly, this entire section of home workers, particularly women workers, they were brought under the purview of labor laws and social security laws. And yesterday here also, though I am posted in Solapur since 4 years, this information was, input was never brought to me, that these many of number of workers were deprived from their labor laws. So means just sharing that whenever such information comes, we have to also means that is the, I think, motto of Samvedi Academy, to create such officers. Yes. Such officers with human sensitivity, with a humanitarian approach. And I'm glad that I was associated with this academy, and had means seen this academy rising from its beginning. So these 150 workers जो अभी पापड़ बना रहे थे, I have assured them that yes, आपको भी ये EPF के benefits, pensionary benefits and provident fund benefits, they will be extended to you. So what just you were Great, sharing, great. that unless and until these provisions are made into action, I was just trying to give you an example that yes, there are some things which are good things which are happening here and there. So it's not at all a very negative atmosphere. Some good things are also happening. Thank you. Credit Yes, to you, yes. sir. We are sitting in a armchair and telling this. We are academicians. You people are really making and bringing it to the action. Salute to No, you. no. And Dr. thank you. Dr. Hemant is the most active and the most ethical officer, okay, in bureaucracy. So, and he's having he's having his session on reservation policy, labor laws, and directive principles on 1st December, coming 1st December. Okay. And I request you, Chitra madam, ki if possible, you also attend all these sessions. Tomorrow, Nagpal Lokare sir and Subhash Kamble from Karnataka government and Nagpal Lokare sir. So he will deliver their sessions as sessions at 5 p.m. to 8 p.m. And there will be 2 sessions on tomorrow, and 30th to 4th December, regular timing will be 9 p.m. to 10:15 p.m. Okay, so thank you very much all. Thank you very much, Hemant, and all these all those who attended this session for 1:30 means 1 hour 1 hour and 30 minutes. Okay, 1.5 घंटा आप लोगों ने सभी ने इस सेशन को अटेंड किया. बहुत अच्छा सेशन हुआ है, बहुत ही एनलाइटन हुआ है. और एनलाइटनमेंट वर्ड जो है वो संबोधि मतलब एनलाइटनमेंट होता है. तो हम प्रयास करते हैं कि सभी को इस तरह से एनलाइटन करना, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस का जो मिशन है वो लोगों तक पहुंचाना. इस प्रयास में आप लोग भी जुड़िए. औरों को भी, जो सेंसिटिव पर्सन्स है, जो सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनको भी आप हमारे साथ में जोड़िए. इसी तरह से अगर हम जुड़ते गए तो हो सकता है कि भारतीय संविधान के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट होने में देर नहीं लगेंगी. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा कोई प्रेशर ग्रुप ही नहीं बनता, और कलेक्टिवली अच्छे विचारों के लोगों का प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनता तब तक इस देश में संविधान का अमल जो है वो पूरी तरह से नहीं हो सकता. सो विद दिस वर्ड आई टेक योर लीव. शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, ma'am.